नेपाल में असली प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं थी बल्कि एक चिंगारी थी जिसने आग लगाया। असली प्रॉब्लम करप्शन, नेपोटिज्म, कोर्ट, गोदी मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मिला जुलाकर आजादी। उन सभी बूढ़े भ्रष्टाचारी और लूटने वाले प्रधानमंत्री से जो नेपाल का बेड़ा गर्क करके रखे थे और उनकी औलादें ऐश करती हैं, क्योंकि नेपाल की आधी आबादी यूथ है और वहां पर रोजगार की बहुत कमी है। वहां पे बेरोजगारी दर करीब 22 से 23% है। नेपाल का हर चौथा इंसान विदेशों में कमाने के लिए जाता है। 75% नेपालियों के घर में विदेशों से पैसा आता है। 60 से 70% नेपाली इंडिया से लेकर पूरे दुनिया के 170 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। और नेपो किड्स यानी नेताओं के बच्चे दुनिया में ऐश करते हैं। नेपो किड्स से दुनिया के कई देश परेशान है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अब नेपाल। जहाँ पर भी आपको नेपो किड देखने को मिल जाएंगे। जिसे बैट पकड़ना भी नहीं आता वो अध्यक्ष बना हुआ है। एक एक परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे स्टेट का एसोसिएशन संभालती है। नेपाल में घोटाला इस कदर बढ़ गया कि वहाँ पे अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ गया। नेपाल की आधी प्रॉपर्टी सिमट कर 20% लोगों के हाथों में आ गई। इस छोटे से देश में 2021 में 54,600 करोड़ रुपए का घोटाला, 2023 में 13,600 करोड़ रुपए का घोटाला और 2024 में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला। दुनिया की करप्ट कंट्री में इसका नाम आता है। अभी तक नेपाल के जितने प्रधानमंत्री बने हैं सब ने लूटा है और ओली ये चौथी मर्तबा प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन ओली प्रधानमंत्री बनने के बाद जाकर चीन की गोद में बैठ गए, क्योंकि नेपाल का जो भी प्रधानमंत्री बनता था उसका पहला सफर इंडिया का रहता था। लेकिन ओली जब चौथी मर्तबा प्रधानमंत्री बने तो उनका पहला सफर चीन का था और नेपाल का इंडिया से रिलेशन खराब करने लगे। नेपाल का एक नया नक्शा लेकर आया जिसमें इंडिया का भाग, लीप लेक, काला पानी को अपना हिस्सा बताने लगे और एक तरह से अलग इंडिया के खिलाफ नैरेटिव चलाने लगे थे। और वहां की मीडिया सरकार की चाटुकारिता करने लगी, सरकार की गुलाम बन गई। एक तरह से कहा जाए तो गोदी मीडिया बन गई, जिसकी वजह से आम इंसान की आवाज दबने लगी। तो यूथ सोशल मीडिया को अपना सहारा बनाकर अपने अधिकार की मांग करने लगा और सरकार के करतूतों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलने लगा। आप उनकी संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल की टोटल आबादी 2,96,00,000 और सोशल मीडिया का मात्र एक ऐप फेसबुक पर वहां 1,43,00,000 एक्टिव यूजर हैं। इंस्टाग्राम पर 43,00,000 एक्टिव यूजर हैं। पूरे ओवरऑल नेपाल में देखा जाए तो आधी आबादी वहां की सोशल मीडिया चलाती है, जिनकी उम्र 16 से लेकर 40 तक है। उन्हीं के बीच में आते हैं जेन जी जो आंदोलन किए और उनके नाम से ये आंदोलन हाईलाइट हुआ। यानी वो लोग जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए, जो स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी में पढ़े बड़े, इनको जूमर भी कहते हैं और जेन जी भी कहते हैं। जेन जी जब सोशल मीडिया पर बगावती सुर फूकने लगा तो ओली सरकार ने एक नया हथकंडा अपनाया। जेन जी की सोशल मीडिया पर आवाज दबाने के लिए एक ऐसा कानून लाया जिसमें ना फेसबुक अप्लाई कर पाया, ना यूट्यूब अप्लाई कर पाया, ना व्हाट्सएप अप्लाई कर पाया। ऐसे 26 ऐप जो बंद हो गए। ये एक तरह से नेपाल के युवाओं का बगावती सुर बंद करने की एक नौटंकी थी, क्योंकि सरकार वहां की सोशल मीडिया को खुद हैंडल करना चाहती थी, क्योंकि वहां के युवा बहुत एक्टिव रहते थे और जेनजी से पंगा लेना, वो भी सोशल मीडिया बैन करके जेनजी को एक टाइम खाना ना मिले वो चल जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया बैन करना मतलब नेपाल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 90% से ज्यादा जेनजी सोशल मीडिया यूज करते हैं। 2009 में मिस्र की सरकार इसलिए गिर गई थी क्योंकि वहां पे सोशल मीडिया ऐप बंद कर दिया गया था और बांग्लादेश की भी सरकार इसीलिए गिर गई क्योंकि वहां पे युवा बगावत कर दिए थे। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया बैन होने पर युवा तुरंत रोड पर आ गए, बल्कि युवा कोर्ट गया और 10-10 याचिकाएं डाली गई थी, लेकिन कोर्ट ने 10 की 10 खारिज कर दी। पिछला भी कई कोर्ट का फैसला ऐसा था जिससे लोग दुखी थे। सरकार, मीडिया और कोर्ट का यही हाल हो गया था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। लेकिन ये करप्ट लोग एक चीज भूल गए कि जुल्म की जब इंतहा हो जाती है, सर से पानी ऊपर चला जाता है तो लोग बगावती हो जाते हैं और यही बगावत देखने को मिली नेपाल में। और इस बगावत में सिर्फ जेनजी नहीं था बल्कि उसके पीछे बहुत प्रभावशाली लोग थे, एनजीओ था।
एक एनजीओ जो सबसे ज्यादा आगे आया जिसका नाम हम ही नेपाल है, वो 2015 से काम कर रहा है भूस्खलन पे और क्विक पे। कोई भी डिजास्टर नेपाल में आती है तो लोगों की मदद करने के लिए आता है। ये हम ही नेपाली एनजीओ जो पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता था, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सोशल मीडिया बैन होने के बावजूद वीपीएन का सहारा लिया और सोशल मीडिया से जेन जेड को लीड किया। 8 सितंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें हम ही एनजीओ का आइडिया था कि यूनिफॉर्म पहनकर जाना है, बैग में बुक लेकर जाना है और शांति से प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि इसके लिए परमिशन ली गई थी। लेकिन जब सरकार निकम्मी होती है तो पुलिस को आगे करती है, और जब पुलिस को सरकार का सहयोग मिलता है तो वो पुलिस नहीं रहती बल्कि सरकारी गुंडे हो जाते हैं, जिसने जेनजेड पर इतना जुल्म किया कि 19 लोग मर गए। फिर जो जेनजेड बगावत का विकराल रूप लेते हैं, उसमें सत्ताधारी भी आते हैं, सत्ता में जो रह चुके वो भी आते हैं, और जो करप्ट संस्थाएं बन चुकी वो भी आते हैं। आखिरकार 48 घंटे के अंदर ओली को इस्तीफा देना पड़ता है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ जेन जी, जिसने सोशल मीडिया की मदद से नेपाल की सरकार गिरा दी और नई पीएम सुशीला कार्की को चुन लिया।